प्रणम्य सर्वकार्यार्थसिद्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र सामानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्ध सुधा हिमधामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरतन मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाभज विभूषित भूतिपवं भव भाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चेत समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मार्जन भीतिनुदं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिकशोध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जडाशय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्व मनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। सुरमौलिं मणिद्युति शुभ्रकरं विषयादि महाभयवरणहरं निजकान्ति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनेक कुल स्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्य पदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, परम गुरुवेभ्यो नमः, परमेश्वर गुरुवेभ्यो नमः, परात्पर श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, दंडवत। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को प्रणाम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? जी आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। ज्योतिष का हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। कल
राम कथा हो रही थी, फिर मैं बीच में ही ड्यूटी पे था, तो कुछ माल आ गया था, थोड़ा विघ्न हो गया, अधूरे में रह गए। फिर समय मिलेगा तो हम आप लोगों को राम कथा फिर से सुनाएंगे। पहले तो नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी, और जब नेटवर्क की दिक्कत शांत हुई तो कुछ विघ्न पड़ गए, तो दोबारा हम आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। हम लोग मंगल को पढ़ रहे थे, वृषभ लग्न में मंगल पढ़ रहे थे। जी गुरु, तो हाँ, गुरुदेव इसमें षष्ठम भाव तक हो गया था। मंगल को हम छठे घर तक पढ़ चुके थे। ठीक है जी गुरुदेव। जी। आज हम पढ़ेंगे सातवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर। जन्म कुंडली का सातवां घर ये होता है, बिल्कुल लग्न के सीधे, लग्न के सीधे जन्म कुंडली का सातवां घर होता है। अगर हम लग्न से इन चीज की गिनते हैं, किसी भी लग्न की, यहाँ कोई भी गिनती हो, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, सातवां घर यही होता है। यहाँ से अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां घर यही होता है। इससे हम जातक के पार्टनर के विषय में जानते हैं, जातक के जीवन पत्नी। साथी के बारे में जानते हैं। जातक की अगर जातक है तो उसके पत्नी के बारे में, इसको हम जाया घर भी कहते हैं। किसी किसी पुस्तकों में इसको कलप प्रभाव भी कहते हैं, किसी किसी पुस्तक में कलप प्रभाव भी इसको कहते हैं। इससे हम पत्नी के और या किसी बार बिजनेस पार्टनर इत्यादि का भी विचार हमसे करते हैं। अगर ये जातिका की कुंडली है तो इसी घर से हम पति का विचार करते हैं, इसी घर से हम पति का विचार करते हैं। अगर जातिका की कुंडली है तो किसी जातक की कुंडली है तो इससे हम पत्नी का विचार करते हैं। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, अब तो खैर सबको समान दर्जा मिल गया है, महिलाओं को समान दर्जा, लेकिन पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए इसको जाया घर, पत्नी का घर कहा जाता था। ठीक है। शादी का विचार, शादी के लेट लपेट इत्यादि, शादी कब होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, उसका भी विचार हम इसी सातवें घर से करते हैं। कुंडली का अच्छा मारक भाव का भी अगर हम विचार करते हैं, दूसरा सातवां, क्योंकि आठवां मृत्यु का घर है तो इसको भी हम ले लेते हैं। ये तीनों घर से हम इनको मारक भाव में भी इनकी गिनती कर लेते हैं। वैसे पुस्तकों में अगर देखा जाए तो दूसरा और सातवां ये मारक घर कहलाते हैं, लेकिन चूंकि मृत्यु का विचार आठवें से करते हैं तो इस घर को भी हम ले लेते हैं। तो मारक भाव में दूसरा, आठवां और सातवां, इस घर को हम मारक भाव के श्रेणी में भी रखते हैं। तो जन्म कुंडली के ये आठवां भाव, तो माफ करेंगे सातवां भाव, ये पत्नी घर कहलाता है, जाया घर कहलाता है, कड़क प्रभाव कहलाता है। और यही आके अगर मंगल बैठ गए तो यह जातक मांगलिक होगा, ऐसा जातक मांगलिक होगा, ऐसा जातक मांगलिक होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जन्म कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, इन घरों में अगर मंगल है तो जातक मांगलिक कहलाता है। जैसा कि उस दिन प्रश्न आया था कि जो साउथ की कुंडलियां होती है उससे दूसरे घर से भी मांगलिक का विचार किया जाता है, जो लेकिन उत्तर भारत में हम इन्हीं घरों से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर से मंगल का विचार करते हैं। तो अगर यहाँ जो है मंगल आके बैठ जाता है, किसी की कुंडली में मंगल है, तो यह जातक पहली बात तो मांगलिक होगा, ऐसा जातक मांगलिक होगा। क्योंकि जन्म कुंडली की और स्वराशि का मंगल है। यहाँ देखो मंगल की राशि 8 नंबर राशि बनी है, तो स्वराशि मंगल हुए। तो कोई भी ग्रह
अपने ही राशि को, अपने घर को नहीं बिगाड़ता। अब यहाँ 84 मंगल होंगे, तो अब मंगल की राशि, पत्नी घर में मंगल की राशि है मंगल, तो जातक की पत्नी या जातिका है तो उसका पति क्रोध वाला और अत्यंत क्रोध वाला होगा। फिर मंगल की एक राशि और है जो व्यय भाव में बैठी है, तो व्यय और कलत्र, यानी जाया भाव का स्वामी और व्यय या व्यय आके पत्नी के घर में बैठा है। तो अब है क्या कि मारक भाव में बैठा है, कौन? व्यय भाव का स्वामी। तो ये जातक की पत्नी क्रोधी तो बहुत होगी, अत्यंत क्रोधी होगी, या और इसका पहली दृष्टि, सातवीं दृष्टि कहाँ पर है? लग्न में। तो अब लग्न में दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है। अगर यहाँ शुक्र होते हैं तो ऐसे में जातक अति कामी हो जाता है, अति कामी हो जाता है। बल ऊर्जा, बल और भोग का समन्वय हो जाता है। यहाँ पे अगर लग्न में ही शुक्र होते हैं तो बल और मंगल क्या? बल है, मंगल क्या? ऊर्जा है, पराक्रम का कारक है। और यही मंगल आके चूंकि यहाँ बैठेगा तो यहाँ सातवीं दृष्टि, सामने की दृष्टि पड़ेगी। और अगर कहीं यहीं पे शुक्र होंगे तो यह मंगल अति कामुक प्रवृत्ति का हो जाएगा, अति कामुक प्रवृत्ति का हो जाएगा। और जातक की पत्नी क्रोधी होगी, यहाँ मांगलिक होगा। यहीं पे कहीं पे अगर सूर्य हो गए तो सूर्य की दृष्टि मंगल तक पड़ेगी, तब तो ये अभी मांगलिक दोष बन जाए, क्योंकि मंगल गर्म घर, अब इस घर में पत्नी भाव में गर्मी होना है। और यहीं पे कहीं सूर्य हो गए तो सूर्य के सातवीं दृष्टि, तो ये जातक भी क्रोधी, जातक की पत्नी भी क्रोधी, ये जो है अत्यंत क्रोध वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली मिला के शादी करें, नहीं तो कई बार दोनों गर्म स्वभाव के होंगे, आपस में सामंजस्य तो नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में कई बार जो है संबंध विच्छेद इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। यहीं पर राहु हो गया, राहु के साथ या कहीं पर राहु की दृष्टि पड़ गई तो मांगलिक दोष तो मिट जाता है, लेकिन कई बार जातक और जातक के पत्नी में अंगारक योग का हो जाता है। कई बार जो है अलग कर देता है या विदुर इत्यादि वैधव्य योग इत्यादि बन जाता है। अगर कहीं से राहु इत्यादि पाप ग्रह हो, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या इसी घर में मंगल है, शनि है, तो मंगल अपना प्रभाव तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शास्त्रों में कहा है मांगलिक दोष मिट जाता, तो मांगलिक दोष मिटता नहीं, मांगलिक दोष मिटता नहीं, लेकिन हाँ इसके प्रभाव कम जरूर हो जाता है, इसका प्रभाव कम जरूर हो जाता है। जातक की पत्नी क्रोधी होगी, जातक भी क्रोधी होगा, लेकिन फिर भी दिन में लड़े हैं तो रात में मिल जाते हैं, रात में लड़े होते हैं तो दिन में मिल जाते हैं, क्योंकि शनि करता है क्या? सामंजस्य तो बैठा देता है। ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा तो होगी, क्रोध की अधिकता होगी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को बहुत चाहेंगे। जातक या जातिका जो है अपने विपरीत लिंगी, अपने सहयोगी को बहुत चाहेंगे। लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई के बाद भी सामंजस्य तो बन जाएगा। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, या शनि की राशि है। अगर शनि केंद्र में हुए या तात्कालिक मित्रता हुई, तात्कालिक मित्रता कहाँ से? ग्रह जहाँ बैठता है उसी से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर शनि होते हैं तो यह तात्कालिक मित्रता होती, तब बहुत बढ़िया। नहीं ऐसा जाता क्योंकि केंद्र का मंगल है,
उसे तो बेहस भी है, लेकिन केंद्र में मंगल है, केंद्र में मंगल की राशि है और ये कर्म भाव बैठे हैं। कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसा जातक सरकारी सेवाओं में, पुलिस प्रशासन इत्यादि में होता है। अगर कैसे राहु केतु या शनि यहाँ हो गए तो पुलिस प्रशासन में या सरकारी नौकरी में किसी कारणवश अगर न जा पाए, क्योंकि शनि कहते हैं क्या कार्य को विलंब करा देंगे, तो ऐसे में जातक कई बार अपना निर्णय बदल लेता है, उसका उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। जो जातक तैयारी करता रहता है शासन प्रशासन सरकारी नौकरियों का, एक दो बार असफलता आ गई तो असफल से कई बार वो जो है ना अपना मन मोड़ देता है और अपना विचार त्याग करके अन्य तैयारी करे। फिर भी ऐसा जातक मंगल जनित कार्य करके धन लाभ कमा सकता है, जैसे होटल कर ले, रेस्टोरेंट कर ले, गाड़ी इत्यादि ट्रांसपोर्ट का काम कर ले, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर ले, ईंट भट्ठे का काम कर ले, जमीन का क्रय विक्रय या क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का कार्य करके श्रेष्ठ धन को कमा लेता है। मंगल की यही चौथी दृष्टि कहाँ पर? कर्म भाव पर। 1 2 3 4। लेकिन अगर शनि तात्कालिक मित्रता में आ गए तो, या कहीं से सूर्य की दृष्टि, सूर्य यहाँ हुए तो सूर्य की दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति कहीं से दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति यहाँ होंगे तो पड़ेगी, बृहस्पति यहाँ होंगे तो 7वीं पड़ेगी, यहाँ होंगे तो 1 2, यहाँ होंगे तो 7वीं पड़ जाएगी। ठीक है, एक गिनोने 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि सूर्य यहाँ होते तो यहाँ होते तो 9वीं दृष्टि पड़ती है और बृहस्पति यहाँ होते तो 5वीं दृष्टि पड़ती है। 1 2 3 4 5। ऐसा जातक राजकीय सेवा से, सरकारी सेवा से एक बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक जो है सरकारी नौकरी इत्यादि में, सरकारी शासन प्रशासन सेवा के नौकरी में होता है या कार्य में होता है। और अगर नहीं भी होता तो जो हम बताए इन चीजों से भी जातक अपनी आजीविका, श्रेष्ठ आजीविका, आजीविका ही श्रेष्ठ आजीविका, श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ धन कमा लेता है। मतलब नौकरी से ज्यादा यहाँ व्यापार से धन कमा सकता है। यहाँ चौथी दृष्टि पड़ी, फिर यहीं से 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। जैसा बताया कि जातक अगर यहाँ कहीं शुक्र के साथ शुक्र का है तो ऐसा जातक अथवा जातक क्या कामुक प्रवृत्ति की हो जाती है। और कई बार काम इतना ज्यादा हो जाता है कि चारित्रिक विकार भी आने की संभावना हो जाती है। और 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ऐसा जातक यहाँ से जो लाभ करेगा ये धन उसका बचेगा, धन एकत्रित कर लेगा धन। लेकिन यहाँ मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ती है थोड़ा वाणी में कष्टता आ जाती है, क्योंकि इससे हम कुटुंब का भी विचार करते हैं, परिवार करते हैं, तो कई बार वो परिवार के बीच में क्रोध वाला बोला जाएगा और परिवार का माहौल गर्म कर देगा। कई बार परिवार के लोगों से उसकी कम पटेगी, लेकिन श्रेष्ठ धन बचाएगा। यहाँ का मंगल चौथी दृष्टि यहाँ होगी, श्रेष्ठ धन कमाएगा, क्योंकि ये कर्म का भाव, कर्म करके जैसे बताया सूर्य की दृष्टि इत्यादि पड़ गई, सूर्य का साथ मिल गया, बृहस्पति का साथ मिल गया, तो राजकीय सेवाओं से धन प्राप्त करेगा, नहीं व्यापार इत्यादि से धन प्राप्त करेगा, व्यापार इत्यादि से धन करेगा। 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। जातक की पत्नी या पति, जो भी जातक जातिका की कुंडली है विपरीत नहीं, अगर जातिका की है तो उसका पति क्रोधी हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं जातक का है तो उसकी पत्नी उसमें क्रोध कर देगा। साथ में क्या करेगा कि अगर शुक्र का साथ मिल गया, शुक्र तात्कालिक मित्रता में आ गए, केंद्र के घरों में हो गए, या यही शुक्र है तो कई बार जो है अति कामुक बना देता है, काम प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो जिससे चारित्रिक विकार भी आने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, वहां
जातक अत्यंत श्रेष्ठ धन कमाता है, धन को बचाता है, लेकिन उसके पारिवारिक जीवन में, उसका कुटुंब जीवन में, चूंकि मंगल है तेज, और ये इससे कुटुंब का भी विचार करते हैं, यहाँ वाणी का भी विचार करते हैं, तो वाणी में थोड़ा कुछ कठोरता हो गई, जिसके कारण जातक के घर का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, और कई बार जातक के कुटुंब के लोग जातक को कम पसंद करेंगे, या कुटुंब के लोगों से जातक की कम बनेगी। ठीक है, 7वें मंगल सबके समझ में आ गया। जी गुरुदेव। 7वें में अगर जी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 7वें, हाँ पूछे पूछे, प्रश्न पूछे जी। हैंड चेक किए, प्रश्न पूछे, कौन है? किनका हैंड चेक करो, प्रश्न जी। राधे गुरुदेव। राधे राधे, बोले। गुरुदेव मेरा नंबर अभी जोड़ लेना ग्रुप में। जी गुरुदेव मैं नहीं आया हूँ ना, तो मेरा भी नंबर जोड़ लेना ग्रुप में। और ग्रुप में राजकुमार जी हैं आपके पास, और अभी जहाँ लिंक आपने शेयर किया था वहीं पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके कर दीजिए। राजकुमार जी हैं, या राजकुमार जी से पर्सनल बात करके आप जो अपना नंबर जुड़वा लेना। ठीक है जी जी, आप मैसेज में डाल दीजिएगा अपना नंबर और आपको लिंक दे दिया जाएगा। जी जी, ठीक है, आप सर अपना मैंने भेज नंबर दिया है आपको मैसेज। हाँ हाँ फल ज्योतिष में वो डाल दीजिएगा, तो वहाँ जो है आपका फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म फिलअप करके, फॉर्म भर करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है जी जी गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी भेज एक दिया प्रश्न है। है। हाँ, प्रश्न पूछे। जी जी गुरु जी, जैसे मंगल का 4, 7, 8 3 दृष्टियां हैं जी जी, तो इनमें से गुरु जी हाँ कुछ ऐसी दृष्टि है मतलब जिनका जैसे पूर्ण नहीं 75% फल देते हैं, किसी में जो है 100 मिलता है, किसी में 50 मिलता है, 4, जी जी 7, 8 जी में मंगल कैसी दृष्टि? जी जी, ऐसा है ना, मंगल को देखा जाता है कितने अंश पे हैं। अभी जैसे मान लो, अभी इसी कुंडली को हम देख रहे हैं, ठीक है, इसी कुंडली को मान लीजिए, देख लीजिए, अगर 8 नंबर पे मंगल है। अब यहाँ जब तक मांगलिक तो होगा, लेकिन अगर अंश में 0 से 6 अंश में है तो यह बाल्यावस्था कहलाएगी। ठीक है, अगर 24 से 30 में है तो यह मृत अवस्था कहलाएगी। तो अब है क्या कि जब मृत अवस्था कहलाएगी, क्योंकि मंगल क्या है, क्या मंगल का जो परिणाम है, मंगल इस राशि को छोड़ अगले राशि को जा रहे हैं, तो वो ऐसा समय हो जाता है, जैसे मान लो हम सूर्य को समझ लेते हैं। जैसे सूर्योदय होने को होता है, आप मान लो 4 बजे से लेके 5 बजे का समय मान लो। हाँ, 5 बजे उस समय सुबह तो हो जाता है, थोड़ा उजाला तो हो जाता है 5 बजे, लेकिन पूर्ण रूप से सूर्य उदय नहीं होते। तो वहां चंद्रमा का भी प्रभाव रहता है, सूर्य का भी प्रभाव रहता है, अर्थात ठंडाई भी रहती है और उजाला भी रहता है। अंधेरा तो छट जाता है, तो यहाँ चंद्रमा भी कहते क्या, चंद्रमा वृद्धि को होते रहते हैं, मतलब चंद्रमा अस्त होने को होते हैं और सूर्य उदय होने को हो रहे हैं, तो सूर्य का अंश उस समय कम होता है। ठीक, और वही दोपहर का सूर्य मान लो, दोपहर का सूर्य अगर मान लो, तो दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड में होता, वैसे ग्रहों का अंश भी कहा गया है। 0 से एक राशि पे एक ग्रह 30 अंश तक रहता है, एक राशि पे एक ग्रह 30 अंश तक रहता है। तो 0 से 6 अंश हम शिशु अवस्था कहते हैं, 6 से 12 बाल्यावस्था कहते हैं, और 12 से 18 हम युवा अवस्था कहते हैं, हम युवा अवस्था कहते हैं, और 12 से 18 युवा अवस्था, 18 से 24 हम वृद्ध अवस्था कहते हैं, और 24 से 30 हम मृत अवस्था कहते हैं। जबकि कोई ग्रह न मृत हो, न वृद्ध हो, न बालक हो,
क्योंकि जब अंश बल कम रहता है तो हम ज्योतिष के समझने के लिए उनकी 4 अवस्थाएं कर दिए। अच्छा, फल क्या होता है? जब ग्रह 0 से 6 अंश पे होता है, जब ग्रह 0 से 6 अंश पे होता है तो ये 25% फल ही देता है, बल्कि 25 से भी कम मान लो, आप कर लो 10 से 12% फल देता है। 10 से 12% कब? जब 0 से 6 अंश पे होता है तो 10 से 12% इधर फल देता है, बाकी फल वो पीछे वाली राशि पे देता है, पीछे वाली राशि पे भी देता है फल। और जब ग्रह 6 से 12 पे होता है तो ये 25% के लमसम फल देता है। और जब ग्रह 12 से 18 के बीच में होता है तब ये 60% फल देता है, 60% फल देता है। फिर वही क्रम शुरू हो गया, जब ग्रह 18 से 24 पे होता है तो ये 50 से 25% पे होता है, ठीक है। और जब क्या कहते हैं, ग्रह 24 से 30 में होता तब वही 10 से 12% फल देता है, ठीक है। ये अवस्थाओं की बात हो गई। जी 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 बस गुरु जी यही फल था हमारा, विचार था। हाँ तो ये वही होता कि जब देखा जाता है, मान लो मंगल एक राशि कितने दिन रहते हैं? 1.5 महीने, 45 दिन। सूर्य कितने रहते हैं? 1 महीने। 1 महीने। अब मान लो मंगल जो है शुरू हुआ है, मान लो कल मंगल ने राशि चेंज किया, कल मंगल राशि चेंज किया, तो कल मान लो 9 तारीख हुई है, कल ही राशि चेंज कर लिए। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल राशि नहीं चेंज कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो मंगल जो है 9 तारीख को राशि चेंज किए, राशि अपनी बदले। ये अब मान लो इसी कुंडली को अभी हम 8 नंबर पढ़ रहे हैं और 9 नंबर पे जा रहे हैं, तो पहुंचते ही अपना पूरा फल नहीं देना शुरू कर देंगे, कुछ फल इसका दे रहेंगे, 8वें भाव का देता रहेंगे। धीरे धीरे उस फल को, जैसे होता क्या, कोई ज्योतिषी आपको बता देता है कि शुक्र की दशा लिए कि शुक्र की दशा आपको हानि पहुंचा रही है या लाभ पहुंचा रही है, जो भी है, आपके हानि के बारे में प्रश्न किया, लाभ, तो 10 तारीख के बाद एकाएक नहीं होता कि एकाएक आपको जो है 10 तारीख शुक्र की दशा खत्म हुई और आप लाभ कमा रहे हैं तो लाभ आपका बंद हो गया, आप हानि कर रहे हैं तो आपकी हानि बंद हो गई। हाँ, 10 तारीख के बाद धीरे धीरे आपके लाभ है और हानि में जो भी शुक्र फल दे रहे होते हैं उसमें कमी होना शुरू हो जाता है। अब समझ गए? ऐसे ही उदाहरण, हाँ, जिस ग्रह को, अच्छा होता क्या, तुरंत क्यों नहीं, वही अंश बल का होता है, तुरंत ही वो अपना अंश बल जो जितने अंश पे होता है भाई, एक में। अब होता क्या, शुक्र सूर्य लमसम एक महीना, शुक्र सूर्य और बुध लमसम एक महीना एक राशि पर रहते हैं, तो ऐसी दशा में लगभग एक अंश प्रतिदिन के हिसाब से। अब जैसे अमावस्या पे सूर्य 15 दिन बीतता है तो सूर्य मध्य में होते, बहुत बढ़िया फल देते हैं अमावस्या तक में, सूर्य वहां बली होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूर्णमासी इत्यादि आती है तो सूर्य राशि चेंज करते हैं, वहां चंद्र बली हो जाते हैं, और जब पूर्णमासी को सूर्य राशि जब दूसरे राशि पे जाएंगे तो तुरंत ही अपना अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं तो तुरंत नहीं बदलेगा, धीरे धीरे फल बदलेगा। जिस राशि पे मान लो सूर्य अभी हमारे किस पे 9 नंबर पे है, 9 नंबर की गिनती पे किस पे, धनु पे, और 14 जनवरी के मकर में आ जाएंगे तो मान लो सूर्य किसी को अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, तो ज्योतिषी तो आपको बता देगा कि 14 जनवरी के बाद आपका समय अच्छा आ जाएगा या थोड़ा कष्टदायक होगा। सूर्य की दशा मान लो जिन पे आएगी, जिनका सूर्य 8वें में है, 12वें में है,
तो बोलेंगे कि मान लो आपकी दशा खराब होगी या अच्छा होगी, तो तुरंत 14 जनवरी के बाद ही वो फल नहीं देना शुरू हो जाएंगे। हाँ, उस पे धीरे धीरे के 15 दिन बाद जो है 14, 10, 24, अच्छा 24, 25 के बाद, 24, 25 के बाद उसका परिणाम दिखाई देगा, अच्छा या बुरा जो भी फल दे रहे होंगे। ठीक है। जी गुरुजी, आया समझ में। हाँ, किसी का और प्रश्न ना हो तो हम, हाँ निर्मल जी बताएं। निर्मल जी प्रश्न कर लें, फिर आगे चलते जी हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोले। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे 7वें घर से वो विवाह का भी देखा जाता है, तो जैसे इसमें 7वें घर में 8 नंबर में मतलब वृश्चिक राशि बन रही है, तो मंगल का विचार ही किया जाएगा या शुक्र या गुरु भी देखा जाएगा? देखो, किसी चीज का विचार करने के लिए नहीं, एक ही चीज नहीं देखा जाता। एक तो भाव देखा जाता है, भाव के बाद भावपति का विचार किया जाता है। मतलब जैसे ये कुंडली, अभी जो कुंडली आपके सामने दिखाई दे रही है वृषभ लग्न की, आप किसी भी विचार का, किसी भी भाव का विचार कर रहे हैं, अगर पत्नी घर का विचार कर रहे हैं तो 8 नंबर गिनती रखी गई। तो किसके? मंगल। तो यहाँ मंगल की गिनती है, हमने देख लिया कि इस भाव में मंगल की। अब इसमें रहने वाले ग्रह को देखा जाएगा, इसमें कौन कौन ग्रह हैं। राहु हो गए, गुरु हो गए, केतु हो गए, तो ये भी थोड़ा विलंब कराएंगे शादी में। शनि हो गए। तो अब है क्या कि हमने देख लिया भाव, भाव में उपस्थित ग्रह, फिर भावपति की विचार करते हैं, ये मंगल कहाँ बैठे हैं। इस घर के स्वामी जो है मंगल है, मंगल कहाँ बैठे हैं उसका विचार करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम विचार करेंगे कि अगर जातक का कुंडली है तो उसको पत्नी, पत्नी के विचार करें शुक्र से। और विवाह के कारक कौन है? बृहस्पति। विवाह के कारक बृहस्पति। अब तो नहीं, पहले होता क्या, शादी विवाह जब पड़ती थी तो अब तो कार्ड हो गए, तो लग्न पत्रिका लिखी जाती थी, उस पर हल्दी छिड़की जाती थी या हल्दी का लेप किया जाता था। निमंत्रण भी दिया जाता था, तो हल्दी और सुपारी, सुपारी शुभ के लिए दिया। हमारे उत्तर भारत में हल्दी दी जाती थी निमंत्रण में, हल्दी की गांठ लग्न में, टीका में हल्दी की गांठ दी जाती थी। और जो कपड़े भी पहनाए जाते थे जातक और जातिका साथ दूल्हा और दुल्हन के, वो भी हल्दी से रंगे होते थे। तो हल्दी माने पीला। शादी के कारक कौन होते हैं? बृहस्पति। अब तो खैर लोगों ने नकल करना शुरू कर दिया। अब हिंदुओं में सबसे बड़ी दिक्कतें यही, अपना तो ये भूलते हैं, दूसरे की नकल करने में बड़े आगे हैं। हमारे यहाँ बाल बनवाना शुभ मानते थे, कोई भी शुभ कार्य होता था तो बाल बनवाते थे। अब करते हैं क्या, बाल को कटाना पहले शादी होती है, धीरे धीरे बंद किए, अब तो दाढ़ी भी रखाना शुरू कर दिए। और आजकल दूल्हे देखते हो ना, बादशाह बन के जाते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, शहजादा, उर्दू के शब्द। दूल्हा खत्म हो गया, शहजादा बन के, वो मुगल कालीन जूतियां पहन के, और वो क्या आती है उसकी, और अपने जो पीले वस्त्र होते थे ना, पीले कपड़े होते, धोती इत्यादि। अब कुछ तो आजकल कुछ लोग किराए पे लाते हैं, जो लहंगा चुनरी दुल्हन के वस्त्र होते हैं ना, किराए पे लाते हैं। वो किराए वाली पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करती है, उसको पहन के लेटरिन गई है, पेशाब गई है, कहाँ धुले जाते हैं, कहाँ वो लोग रोज लॉन्ड्री में जाते हैं। तो कहने का मतलब अपवित्रता हमारे धार्मिक अनुष्ठानों। पहले होता क्या था, नवीन वस्त्र दिया जाता था और पीला दिया जाता था, पीला वस्त्र दिया जाता था, इसीलिए क्योंकि बृहस्पति जो है शादी के कारक है, शादी के कारक बृहस्पति। तो दोनों, और जब हम जातक और जातिका का विवाह भी देखते हैं तो उसमें चंद्र बल, सूर्य बल और गुरु बल देखते हैं। गुरु बल, तो गुरु, शादी के कारक गुरु को देखा जाता है, शादी का कारक गुरु को देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर जातक की पत्नी है तो शुक्र भी देखते हैं, अगर शुक्र का भी विचार किया जाता है। ठीक है। लग्न इत्यादि में भी जब शादी की मुहूर्त तभी बनती है, शुक्र को देख लिया जाता है। ठीक है। शुक्र अस्त इत्यादि होते हैं तो शुभ कार्य नहीं होता। लोग बोलते हैं सुकिया डूब गई है उत्तर भारत में। तो इसलिए फिर इस भाव से जो है 7वां घर, तो 7वें से 7वां का विचार करते हैं।
और फिर 7वें घर पे पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि का विचार करते हैं, तब जाके हम बिल्कुल सही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे बताओगे तो मान लो कोई विद्वान आपको कुछ बता दिया 7वें घर से, तो आपकी बातें सत्य होगी, लेकिन 100% सत्य नहीं होगी। कहीं न कहीं मान लो 10-20 कुंडलियों का सत्य हो गई, लेकिन 50-60 कुंडलियों हो गए तो आप झूठे कह जाओगे। क्योंकि कई बार ज्योतिषियों के बात लोग क्यों बोलते हैं झूठे है, अरे ज्योतिष कुछ नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा अल्प विद्या भयंकरी होती, थोड़ा सा विद्या सीखे लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, और वो पूरे के विचार 7वें घर में ग्रह देखे या 7वें घर की गिनती देखे, स्वामी कौन है, और बता दिए। किसी भी भाव का हमने बताया था, किसी भी भाव का अगर विश्लेषण करना है तो या तो उसी को लग्न बना लो, उस पे देखो किसकी दृष्टि पड़ रही है, या उससे भाव देखो, भावपति देखो, भाव में उपस्थित ग्रह देखो, भाव के कारक देखो, भावात भाव से भावात अर्थात उस ग्रह उस घर से उस, जैसे मतलब 5वें घर की विचार करें तो 5वें से 5वां, 7वें के विचार करें 7वें से 7वां, दूसरे के विचार करें दूसरे से दूसरा, और उस घर पे पड़ने वाले ग्रहों के दृष्टि इत्यादि का सब कुछ देखने के बाद तब हम प्योर शुद्ध निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किसका प्रश्न था? निर्मल जी का, निर्मल जी आपका प्रश्न था जी। चलते हैं, अमित जी प्रश्न पूछे। समझ में आ गया गुरुदेव। हाँ, अमित जी प्रश्न पूछे। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोले गुरुजी। हाँ, गुरुजी, बोले। सप्तम भाव में मंगल हो तो क्या इससे विधुर दोष या वैधव्य दोष का विचार करते हैं? और गुरुजी एक प्रश्न और है कि आपने बताया था मांगलिक और मंगल दोष, ये दोनों में क्या अंतर है गुरुजी? देखो, मांगलिक बड़ा वेला क्या मांगलिक है। अब होता क्या, किसी के बहुत सारी कुंडलियां हैं कि जिनके 7वें में मंगल है, 4थे में मंगल है, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, बल्कि वो बहुत ज्यादा प्यार होना कोई गलत नहीं है। अगर मंगल इन घरों में होता है तो जातक अपने पत्नी से या जातिका अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है। अब दिक्कत कहाँ पड़ती है? दिक्कत यहाँ पड़ती है कि लोग अगर मंगल तो ऐसे में जातक या जातिका का वो थोड़ा स्वभाव उग्र होगा। अब उसके साथ कोई नम्र स्वभाव वाली वहां पे 6 नंबर गिनती की आ गई या 4 नंबर गिनती की आ गई, तो ऐसी स्थिति में होता है जो चंद्रमा का स्वभाव नम्र होता है। हाँ, और इसके तेज को ये गुस्सा करे, उस गुस्से को नहीं सह पाई। हाँ, और इसने गाली दे दिया, वो रोने लगी, गाली पचा ही नहीं पा रहे, हमको तो गाली दे दिया, हमको गाली दे दिया, खाना पीना नहीं है, मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, या तक तो गुस्सा लगे भाग जा, नहीं रखूंगा, वहां हो गया शादी विच्छेद। या उसने ही बोला नहीं, हम तो ऐसे घर में रह ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन दुश्वार कर दिया, जब मर्जी गाली देता है, जब मर्जी झगड़ा करता है। अगर उसके उसी स्वभाव के मिल जाए, क्रोध के क्रोधी मिल जाए, मांगल को मांगलिक हो जाए, तो वो भी गाली देगी, वो भी गाली देगा, वो जवाब देगी, वो जवाब देगा। घंटा 2 घंटा 4 घंटा उसी प्रवृत्ति के मिल जाए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा मतभेद होगा, फिर आपस में सामंजस्य होगा। फिर मांगलिक जो लोग होते हैं ये अत्यंत ऊर्जा वाला घर होता है, थोड़ा जल्दबाज हो जाते हैं, जल्दबाजी प्रवृत्ति हो जाती। कोई गुस्सा आया है, थोड़ा मंगल है क्या, क्रोध है, सेना नायक है ना, जिस प्रकार आपके अगल बगल अगर कोई फोर्स में है, मिलिट्री में है, तो मिलिट्री वालों को क्या लोग बोलते हैं, आधा पागल, क्योंकि उनके दिमाग में जो आया वो कर ही लेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले में भी होते हैं, उनकी भाषा क्या होती। तो मंगल सेना में है, मंगल का मतलब सेना नायक, थोड़ा उग्र स्वभाव का होता है। ऐसे उग्र स्वभाव के लोगों पे या तो उग्र स्वभाव का ही प्राणी मिल जाए तब बढ़िया। तो मंगल है ऊर्जा। अच्छा, ऐसे लोग करते हैं ना, अपनी चीजें तो बहुत प्यार करते हैं, ये अपने
पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अगर जातिका है तो अपने पति से बहुत प्यार करेगी, ये कि उसके बिना बिल्कुल रहना असवार हो जाएगा। इनका प्यार तो बहुत होता है, लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत तेज होता है। अच्छा, किस पे गुस्सा उतारेगा? जो अपनी बहुत बड़ी, कई बार लोग गुस्सा करते तो अपना ही सर फोड़ लेते, जबकि सर में ही अपना सब कुछ होता है। सर जो है, अगर पूरे उसका मॉनिटर समझ लीजिए, कोई कंप्यूटर मान लीजिए शरीर को, उसका मॉनिटर है सर। हाँ, सर कुछ ही सब है। सर केंद्र सरकार मान लो, जो पूरे शरीर का संचालन इसी से होता। कई तो सर बड़ा संभाल के रखा जाता है, विधाता ने भी इसकी सुरक्षा के लिए बाल पैदा कर दिया। लेकिन जब लोग गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? अपने सर को पीट लेते हैं, सर को फोड़ लेते हैं। क्योंकि जब लोग क्रोध में होते तो अपना ही नुकसान करते हैं। तो इस जातक करेगा क्या? क्रोध में आया तो पत्नी से लड़ गया, अपनी प्यारी वस्तु क्या? पत्नी। तो इसलिए मंगल वाले जातक या मांगलिक जातक की, हाँ, अगर 12वें में मंगल है, 8वें में मंगल है, तो ऐसे में ज्यादा विचार किया जाता है। या मंगल है साथ में कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्रूर राशियों में है, तब में संबंध विच्छेद की संभावना ज्यादा होती है। शनि है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, हो सकता है हफ्ता 15 दिन ना बोले, जब तक बोल भी देगा कि हम छोड़ देंगे तुम्हें, विच्छेद कर लेंगे संबंध, लेकिन बस बोल देगा, करेगा नहीं। अन्य जातिका भी गुस्से में बोल देगी, ठीक है तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें, बस बोलेगी। एक आध दो दिन नहीं बोलेगी ज्यादा, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन कई बार यहाँ राहु केतु इत्यादि हो गए तो ऐसे में वैधव्य जोड़ हो जाता है, क्योंकि क्रूर से क्रूर ग्रहों का हो जाता है। तो ये ऐसे में शुक्र हो गए, शुक्र हो गए तो कई बार, अच्छा यहाँ अगर 7वें घर में बृहस्पति भी अकेले हो गए, 7वें घर में अकेले बृहस्पति हो गए, तब भी कई बार जातक या जातिका जो भी है, जिनके 7वें में अकेले बृहस्पति हो जाए और किसी ग्रह की दृष्टि में पड़ जाए, तो ऐसे में जातक अथवा जातिका का जो है पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। अब आप लोगों के लिए नया प्रश्न आ जाएगा कि अगर 7वें घर में बृहस्पति हो जाए, बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, तब क्यों तबाह होगा पारिवारिक जीवन? क्योंकि 7वें से दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लगने पर पड़ेगी। जातक और जाति क्या जिसकी भी कुंडली है वो ज्ञान की बात करेगा, और ये घर क्या है? पत्नी का है, ऐश का है, आराम का है, भोग का, विलास का। पत्नी का घर है तो जाहिर बात भोग विलास का है, ये रोमांच का घर है, और वहां जाके रोमांच की जगह ज्ञान छाटेंगे, तो ऐसे में भी जातक के पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। ठीक है, जिनके अकेले बृहस्पति हो जाए क्या का 7वें घर में, तो ऐसी स्थिति में भी पारिवारिक जीवन तबाह हो। लेकिन अकेले बृहस्पति हो, कहीं कोई दूसरे ग्रह के साथ हो तो बहुत बढ़िया होता है, किसी दूसरे ग्रह के साथ हो तो बहुत बढ़िया, चाहे क्रूर ग्रह ही क्यों न, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, और यहाँ तक राहु के भी साथ हो, बृहस्पति है, तब भी ठीक होगा। लेकिन अगर बृहस्पति अकेले हो गए और कहीं से किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ी, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। ठीक है, चल हमारे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं मंगल के 8वें घर। जी, चंद्र कुंडली से गुरुजी आप कह रहे थे कि मांगलिक और लग्न कुंडली से मंगल दोष, तो नहीं मंगल देखो, दोष मांगलिक अगर उसमें भी चंद्र कुंडली में भी क्रूर ग्रहों का साथ है, तो कई बार वो देखो, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा से हम कहते हैं चंद्रमा मन है, चंद्र कुंडली से हम जातक के उन स्थानों पर मन का विचार कर लेते हैं कि जातक का मन कहाँ रमेगा, कहाँ नहीं रमेगा। और लग्न कुंडली से, लग्न कुंडली जातक के शरीर, जातक के शरीर है, जातक के शरीर की विचार की जाती है। तो कुछ विद्वानों की बहुत बड़ा अच्छा पकड़ होता है, ये आपके लग्न कुंडली देखते ही नहीं हो, चंद्र कुंडली से अच्छा फलादेश कर देते हैं। कुछ विद्वानों का बढ़िया पकड़ लग्न कुंडली से होता हो, चंद्र कुंडली देखते ही नहीं, जैसे मैं हूँ, मैं चंद्र कुंडली बहुत कम देखता हूँ, और आपका लग्न कुंडली ही देख के मैं फलादेश करता हूँ, क्योंकि चंद्र कुंडली से फिर कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, किसी ने पूछा भी नहीं, और मैं ज्यादातर जो है चंद्र कुंडली देखता ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी तो हूँ नहीं ना, बहुत बड़ा ज्योतिषी में अपनी गिनती है, हम तो आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा
विद्वानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा सीख लिए। तो नहीं बाकी गुरुजी, हमने आपका कोई अनुभव कोर्स, गुरुजी बहुत बढ़िया है। हाँ तो हमने कोई कोर्स भी नहीं किया, तो हम तो लग्न कुंडली ही देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों की बड़ी अच्छी पकड़ होती है चंद्र कुंडली से, और वो चंद्र कुंडली से बहुत बड़ा अच्छा फलादेश करते हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं कि एक ही ग्रह को पकड़ करके जन्म कुंडली के एक ग्रह जान जाए। हमारे बनारस में, काशी में ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हैं, तो वो एक ही ग्रह को पकड़ के पूरे कुंडली का फलादेश कर देते हैं। तो देखो, जिनकी जो भी पकड़ हो, ज्ञान का सागर अथाह है। आज मेरी एक गुरु जी से बात हो रही थी, गुरु जी से मैंने कुछ सीखा था एक बार। तो किसी कुंडली के जो है, किसी क्या हमारे भाई की कुंडली ऐसे देख के कुछ चीजें बता रहे थे, और उन्हें नहीं पता था कि मैं भी ज्योतिष जानता हूँ। मैं चुपचाप सुन रहा था। तो सुनते सुनते उनसे 2-3 बातें मैंने सीख गया कि उनके 6वें में, वो 5वें में, ऐसे करके वो बोले जा रहे थे कि 5वें में ये ग्रह है, तो ये ऐसा ऐसा। उन्हें क्या पता 5वें में, मैं सुनते सुनते सुन गया। तो हमने उन्हीं की कुंडली के, हमने गुरु जी आपके साथ भी तो ऐसा है, आपके ऐसे से कहे, आपको कैसे पता? हम क्या, गुरु जी बुरा मत मानना, आपसे ही सीखा हूँ। अभी भैया के आप जो है, ओ क्या कहते हैं, बोल रहे थे ना, अच्छा तो ज्योतिष आप जानते हो? क्या नहीं, नहीं जानता, नहीं, आप लोगों से सीखता हूँ। तो वो चीज सीख गया। तो आज मैंने उनसे कुछ चीजों में कुछ 1-2 प्रश्न पूछा था, लेकिन उनका अनुभव वहां नहीं आया। वो दोनों बातें गलत हुई। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने हाथ से बस ही कुछ प्रश्न ऐसे किया कि देखें कि गुरु जी की पकड़ कहाँ तक सही है। तो कई चीजों में 2-4 चीजें बता देते थे, बाकी लोग अपने आप खुलासा कर देते थे। तो आज वो नहीं पकड़ में आई, या उनके वृद्धावस्था का भी कारण समझ सकते हैं। तो कई बार इष्ट की कृपा भी होती है कुंडली के फलादेश। आप जो बताते हो तो ठीक है, इष्ट की कृपा भी बड़ी अच्छी होती है। तो जन्म कुंडली के विश्लेषण करने से पहले एक तो गुरुओं का सम्मान, जिस गुरु से आपको ज्ञान मिलता है उनका सम्मान, अपने इष्ट की, अपने जो इष्ट है, आपके जो कुल के देवता है, आप जिनको मानते हैं, उनकी भी कृपा आपको जरूरी है। तभी आप जन्म कुंडली के प्रॉपर अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि 1-2 कुंडलियों में देख करके किसी का फलादेश करना, या कोई भी सूत्र 1-2 कुंडलियों पर लगा कर नहीं देखा जाता। किसी भी भाव का आप विवेचना कर रहे हैं तो ये इन चीजों को देखना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी चीज, मान लो इसी भाव के, अभी हम जो 7वां घर पढ़ रहे हैं, और 7वें घर पे ही आया कि शादी में विलंब क्या हो रहा, शादी में विलंब क्यों हो रहा। तो फिर हम वो बाधक वाला सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सी राशि है? सम राशि है कि विषम राशि है, चर राशि है, बताया तो ना। और किसमें 11वां घर देखा जाता है, किसमें 7वां घर बाधक देखा जाता है, और किसमें 9वां घर बाधक देखा जाता है। हमने बताया था ना, कारक बाधक, ध्यान है आप लोगों को? जी गुरुजी जी गुरुदेव। जी हाँ, तो वो, तो कई बार आपके सामने कोई प्रश्न आता है कि जी हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, क्या कारण है? तो आप फट तो वो देखोगे, जिस चीज के लिए पूछ रहा है उसको लग्न बनाओ, या उसी में देखो वहां जिस भाव के बारे में पूछ रहा है वहां कौन सी गिनती है, चर की है, समभाव है, चर राशि है कि दुष्भाव राशि है। फिर वो उसके बाधक ग्रह को देख लो, ठीक है, उस बाधक ग्रह को देख लो, और उसकी शांति इत्यादि करके आप उसका शुभ फल ले सकते हैं। चलते हैं, अमित जी हाथ अपना नीचे कर लीजिए। कोई प्रश्न होता है 1 मिनट में कर लो, फिर हम चलते जी। चलते 8वें घर के बारे में बताएं, और किसी का प्रश्न जी है? किसी गुरुदेव, का हैंड से? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोले। ये कुंडली से जो इष्ट देवता का ज्ञान लिया जाता है कि इष्ट देवता कौन होते हैं, इसके बारे में बतला दें। जी, अभी आपने कहा ना 5वां घर, 5वां घर, जैसे इसी कुंडली को ले लो, यहाँ 6 नंबर की गिनती है, बुध, बुध हो गए, और बुध के मतलब गणेश जी का पूजन इत्यादि करके हम श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। जैसे ये मान लो वृष लग्न की कुंडली है, 5वें घर में जो राशि पड़ती है, जैसे 9 नंबर की पड़ी तो गुरु की पड़ी, गुरु की वंदना करके भगवान विष्णु की पूजा करके। 12 नंबर है तब भी गुरु गुरु की, ठीक है। 3 नंबर 6 ठीक नंबर है। पड़ी तो बुध अर्थात गणेश जी का बुध की। पूजन करके। जी 2 नंबर पड़ी तो शुक्र अर्थात भगवती का शुक्र, पूजन, लक्ष्मी, दुर्गा देवी के लक्ष्मी लक्ष्मी, भगवती। हाँ
लक्ष्मी जी के या भगवती का पूजन करके श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। ठीक है। 5 नंबर पड़ी तो भगवान भास्कर सूर्य की वंदना। 4 नंबर पड़ी तो चंद्रमा और भगवान शिव की पूजा करके श्रेष्ठ लाभ। 7 नंबर पड़ा गुरुदेव लेफ्ट हो गए लगता है। जी जी गुरुजी लेफ्ट हो गए, हाँ के कारण दिक्कत हो जाती है जी। कोई बात क्या। संतोष जी है क्या? प्रणाम संजय जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ सुरेंद्र जी, अभी जो गुरुदेव बता रहे थे ये इष्ट देव का, तो शुरू से आपको पता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के अवसर पूरे 12 नंबर तक? जी इसके बारे में मेरे को अधिक जानकारी नहीं है। हाँ कारक और अकारक के बारे में जब गुरुजी ने बताया था तो इसके बारे में बताया था, और उसके बाद बाधक ग्रह के बारे में बताया था, वो पता है जी। इष्ट नहीं देव नहीं के इसमें बारे में, इष्ट देव के बारे में संतोष भैया जी। माफी चाहता हूँ, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि इष्ट देवता जो है उनके बारे में कि 5वें स्थान में कौन सा संख्या है उसके आधार पे इष्ट देवता का आकलन करना है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब 5वें माने स्थान में किसी का 1 नंबर है, एक मेष माने राशि हो गई। मेष किसी का 9 नंबर है। नौ गुरुदेव। 9 का गुरुदेव गुरुदेव हो गए। हाँ। 10 का ठीक है, शनिदेव 8 हो गए। 11 का 8 के फिर शनिदेव हो मंगल हो गए। गए। हाँ मंगल हो नौ गए तो फिर नौ। बजरंग बली हो गए। हाँ 9 9 12 गुरुदेव। 1 8 मंगल देव। हाँ 2 7 शुक्र देव भगवती। 3 6 बुध देव गणेश जी। और गणपति जी। 4 हाँ 4 ये चंद्रदेव। और 5 सूर्यदेव। सूर्यदेव बोले तो हाँ भास्कर सिंह, आदित्य सूर्य का। हाँ आदित्य सिंह भास्कर। का। हाँ ये है सब ऐसा। और चंद्र का बोले तो शिव जी का करने का है। 4 राशि का, सही कर्क है, राशि सही का। है। 11 का महोदय। हाँ शनिदेव शनिदेव 10 11 का शनिदेव। जी हाँ हाँ शनि महाराज की उपासना करना है। उपासना करना है। अभी ये वो 10 नंबर आंकड़ा है 5वें नंबर में, तो इष्ट देव कौन से हो गए? वो शनि का तो घर है, लेकिन इष्ट देव कौन हाँ से? और शनिदेव है ना, शनि शनिदेव ही का हो गए। उपासना करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। उपासना शनिदेव के हो करना है। नहीं तो गुरुजी से पूछेंगे एक बार। जी जी जी। हाँ अभी एक बार। जैसे अभी 3 नंबर 5 नंबर में 3 नंबर है आंकड़ा है, तो आपने हाँ बताया बुध बुध। देव 3 हाँ और बुध 6 की। का बुध। हाँ 3 और 6 का बुध। गणेश हाँ जी की उपासना। हाँ गणेश जी की उपासना। 2 और 7 का शुक्र माता जी की उपासना।
बराबर है। 1 और 8 का मंगल देव, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, मंगल देव की। हाँ, उसके ये बाद अल्फ्रेड 4 शनिदेव नंबर जो है, मेरे जी ख्याल से शनिदेव जी का ब्रह्मा जी की और महामृत्युंजय की पूजा करने से उनके इष्ट देव ये हैं। किसके? शनिदेव के जो हाँ हाँ, देवता है वो ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करने से ठीक होता है। अच्छा। और शनिदेव के गुरु जी आ गए जी। हम माफ करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या, कंपनी से हमारे फोन आ गया, अभी कोई था नहीं वहाँ, आज संडे था, अर्जेंट प्लानो चला रहे हैं और स्टोर में बंद करके चला आया था, और फिर मैं ज्वाइन करने लगा तो आपके किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गया 2 बार। चलो हाँ, किस पे चर्चा चल रही थी, बात हाँ करते रहते। गुरुदेव, मेरे क्षमा करे, मेरी एक विनती है कि 1 से 12 तक के इष्ट देव बताए गुरुदेव। आ 1 से 12 तक के इष्ट देव बताए गुरुदेव। अच्छा, चलो चलो इष्ट देव की बात चले। देखो, अगर 1 नंबर की गिनती है और ये 8 नंबर की गिनती है 5वें घर में, 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती है 5वें घर में, तो मंगल देव और हनुमान जी की पूजन इत्यादि करने से, ठीक है, हम शुभ फल ले लेते हैं। समझ में आ गए? जी गुरुदेव। 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती है तो शुक्रदेव अर्थात लक्ष्मी जी, भगवती का पूजन अर्थात देवी का पूजन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। देवी का पूजन, भगवती दुर्गा जी का, काली का या लक्ष्मी जी का, ठीक है, लक्ष्मी जी से, शुक्र माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती है तो बुध देव के मंत्रों का जाप करके, और बुध का मतलब गणेश जी का, गणेश जी का पूजन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। गणेश जी का, क्योंकि वाणी के कारक गणेश जी भी होते हैं, तो गणेश जी का पूजन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया, 3 नंबर 6 नंबर। 4 नंबर की गिनती है तो चंद्रमा का पूजन, अर्चन और भगवान भोलेनाथ शिव की जो है पूजन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। कब? जब 4 नंबर की गिनती 5वें घर में हो तो भगवान शिव की पूजन अर्चन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में क्या कहते हैं, 6 नंबर हो, 5 नंबर की गिनती है तो भगवान सूर्य देव की पूजन अर्चन करके और सूर्य के मंत्रों का जाप करके, सूर्य को अर्घ देके हम जो है जीवन में श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। कब? जब 5वें घर में 5 नंबर की गिनती हो तो ऐसी दशा में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, यहाँ गायत्री का जाप करें। गायत्री का जाप जितना भी कर लेते हैं उतना ही श्रेष्ठ होता है, गायत्री का जाप करके भी श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर की, 6 नंबर, अगर 6 नंबर हमने बता दिए, 6 नंबर 7 नंबर आपकी बता दिया। आवाज कट रही है गुरुदेव। ठीक, अब आवाज आ रही? जी अब आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ, गुरु के मंत्रों का जाप करके, गुरु को प्रसन्न करके, अप्रत्यक्ष गुरुदेव को प्रसन्न करके और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। ठीक है, कौन तब से इसमें जब 9 गुरुदेव? नंबर और 12 नंबर की, जब 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती जन्म कुंडली के 5वें भाव में होती है तो ऐसी दशा में
हम गुरु को की सेवा करके, गुरु को प्रसन्न करके और गुरु के मंत्रों का जाप करके, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करके हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर गिनती है तो शनिदेव को प्रसन्न करके और ऐसे जातक को हनुमान चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। इससे हम श्रेष्ठ लाभ ले लेते हैं। ठीक है, हमने 9 ग्रहों के बारे में बता दिया। जी गुरुदेव। जी ठीक है, 8वें घर में चले, क्योंकि रास्ते में हूँ तो अभी तो आपको चार्ट पे नहीं समझा सकता हूँ। अगर 8वें घर के बारे में आप पढ़ना चाहें तो 8वें घर के बारे में पढ़ा देते हैं। जी आप चल रास्ते में है तो गुरुदेव तो निकल गए हैं ना ड्यूटी से? हाँ, ड्यूटी जा रहा हूँ। इसलिए है कि आज संडे था, कंपनी बंद थी और कंपनी की फैमिली पार्टी थी आज, लेकिन अर्जेंट में प्लान चला दिया इन्होंने। जी तो जी। अभी कुछ सामान जो स्टोर से निकलना था उसकी प्लांट वालों की जरूरत पड़ी, स्टोर की चाबी हमारे पास होती है, तो हमें कॉल किए तो तो मैं जा रहा हूँ। तो कल जी कल पढ़ाएगा गुरुदेव? तो रास्ते में हाँ, आपको तो कल पढ़ा देंगे। कुछ प्रश्न प्रश्न है तो हाँ पूछ सकते हैं। गुरुदेव जी, हाँ आप हाँ दिक्कत आपको हो बोलते जाएगी। बोलते आप गुरुदेव बोलते बोलते हाफने भी लगे आप गुरुदेव। हाँ 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 क्षमा वो करें गुरुदेव। रास्ते में थोड़ा हाँ थोड़ा चल रहा हाँ। हूँ ना, तो चलते समय नहीं थोड़ा। गुरुदेव, गुरुदेव कोई बात नहीं, कल पढ़ाएंगे। कल 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 पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। हाँ। चले सब लोगों को हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव गुरुदेव, हाँ आपके जी, जय महादेव दाता महादेव। हो। संजय जी, हाँ बोलिए। शांति मंत्र का पाठ हो जाए। ओके। हरे ओम दियो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। सभी विप्रों को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम। हर हर महादेव। कल पुनर्मिलामा। जा रहे उनको काम दिया एक चाचा को। हाँ भोजन का है काम, वो मेहंदी का काम है, मेहंदी का। वो शादी का क्या होगा, वो कार्यालय का आचार्य है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट है। 100-150 लोगों का होगा मेहंदी का। तो अभी बुलाया उनको मंगलवार के दिन मिलने को, मेहंदी का प्रोग्राम है, ऐसा है। अभी उनको भी दे देंगे केटरिंग का काम, चाचा बना देना, दे देंगे उनको, दे देंगे। लेकिन वो महाराज ये हो हाँ काम कर देना। हाँ एक साल कंधे पे लेके हाँ घूमते हाँ 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 ऐसा। अभी उनको दे देंगे। हमारे सोसाइटी में भी है 24 तारीख को, अभी परसों होगी मीटिंग, बोलेंगे क्या क्या कैसा कैसा है। 24 तारीख को, 25 को, हाँ 25 को शाम को खाना रहता है। 300-400 लोगों का खाना बताएंगे।